हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अरे एनसीईआरटी ढंग से पढ़ रहे हो ना, तो वो ढंग से पढ़ दिए। ध्यान रखना, नीट का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, बस कंसेप्ट पे ध्यान देना है। चले तो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने शुरू कर दिया था पीयूष ग्रंथि, और हमने ये बता दिया था कि पीयूष ग्रंथि जो होती है उसमें कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं, अग्रलोब, मध्य लोब तथा पश्च लोब। और हमने यह भी बता दिया था कि मनुष्य में पॉर्स इंटरमीडिया जो मध्य वाला लोब है, वो मध्य लोब पॉर्स डिस्टैलिस के साथ मर्ज हो जाता है, उसमें मिल जाता है। इसलिए मनुष्य की पीयूष ग्रंथि में कितने लोब दिखाई देते हैं? 2, एक तो अग्रलोब और एक पश्च लोब। हम बात कर रहे थे अग्रलोब से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में, और हमने पहला हार्मोन पढ़ लिया था जिसको हमने कहा था वृद्धि हार्मोन। हमने बता दिया था कि वो शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, और वो ग्रोथ हार्मोन जो है उसका सहयोगी हार्मोन था थायरोक्सिन हार्मोन। मतलब थायरोक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में ग्रोथ हार्मोन और अच्छे से काम करता था। फिर हमने ये भी बता दिया था कि अगर ग्रोथ हार्मोन का बाल्यावस्था में कम अगर स्रावण होता है तो उसके लिए जो अवस्था आती है उसको बोलते हैं एटिलियोसिस, जिसमें व्यक्ति हो जाता है बोना। जैसे सर्कस के बीजेक्स के बारे में बात की थी, हमने बोला था कि अगर वयस्क अवस्था जो थी, उस वयस्क अवस्था में अगर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा स्रावण होता है तो उसकी वजह से जो कंडीशन पैदा होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा एक्रोमिगेली। और उस एक्रोमिगेली में असमानुपातिक वृद्धि होती है। मतलब शरीर का कुछ पार्ट बड़ा हो जाता है और कुछ क्या रह जाता है? छोटा। मुख्यतः यह चेहरे पे दिखाई देता है, उसमें निचले जबड़े की हड्डी बड़ी हो जाती है, जिससे व्यक्ति गोरिल्ला के समान दिखाई देता है। चले, हमने कहा था अगर बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन का स्रावण बहुत ज्यादा होगा तो शरीर का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन शरीर में जो ये वृद्धि होगी वो समानुपातिक वृद्धि होगी। कैसी वृद्धि होगी? समानुपातिक वृद्धि होगी, और इसको अपन बोलते हैं अतिकायता या जाइगेंटिज्म। ये बात हम कर चुके थे। अब हम पीयूष ग्रंथि के अग्रलोब से स्रावित होने वाले दूसरे हार्मोन के बारे में बात करते हैं, और वो दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसको बोलते हैं PRL या मेमोट्रोपिन हार्मोन। आपको बता दूं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन या मेमोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, इसका काम है स्तन ग्रंथियों में वृद्धि करवाना तथा दुग्ध का निर्माण करना। क्या काम है? स्तन ग्रंथियों में वृद्धि करवाना तथा दुग्ध का निर्माण करना। और ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन मुख्यतः काम किसमें करता है? मुख्यतः काम करता है महिलाओं में। किसमें करता है? महिलाओं में। अब सवाल था, सर आपने बोला कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य महिलाओं में है, पुरुष में इसका वास्तविक कार्य क्या है? वो वास्तविक कार्य अभी हमारे लिए अननोन है। चले अब सवाल था कि ये स्तन ग्रंथियों पे काम करता है, तो क्या ओनली प्रोलैक्टिन हार्मोन ही है जो स्तन ग्रंथियों पे काम करता है या ब्रेस्ट पे काम करता है? इसके अलावा कोई भी ऐसा हार्मोन नहीं है जो स्तन ग्रंथियों पे काम करे। चलिए हम बात कर रहे हैं यहां पे स्तन ग्रंथियों के बारे में। या मैं बात करके चलूं ब्रेस्ट के बारे में। स्तन ग्रंथियों के बारे में या ब्रेस्ट के बारे में। बच्चे हमें ये बात करनी है कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो इन स्तन ग्रंथियों या ब्रेस्ट पर कार्य करते हैं। सबसे पहला हार्मोन तो हमने बोल दिया प्रोलैक्टिन। सबसे पहला नाम कौन सा आ गया अपने पास? सबसे पहला नाम जो आया वो अपने पास आया प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों पे जाके काम करता है, और क्या काम करता है? स्तन ग्रंथियों में वृद्धि करवाता है तथा वहां पे दूध का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है। चले, इसके अलावा मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला ग्रोथ हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये भी स्तन ग्रंथियों पे कार्य करता है। सवाल था कि सर ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसका स्तन ग्रंथियों पे क्या रोल है? बेटा हमने बोला कि शरीर की वृद्धि करवाने के लिए जिम्मेदार कौन सा?
ग्रोथ हार्मोन। तो जब शरीर में वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ स्तन ग्रंथियों में भी वृद्धि करवाता है। तो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार? वो जिम्मेदार है ग्रोथ हार्मोन। तो ये किसके लिए जिम्मेदार? ये भी स्तन ग्रंथियों की वृद्धि करवाता है। चले भैया, अब सवाल था कि इन दोनों के अलावा और हार्मोन, देखिए और भी अपने पास हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? अपने पास फीमेल का हार्मोन, जो कि फीमेल का सबसे मुख्य हार्मोन है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। महिलाओं में पाया जाने वाला ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये भी स्तन ग्रंथियों पे, ब्रेस्ट पे काम करता है। अब सवाल था कि इस एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम था? सबसे पहला काम था ब्रेस्ट की ग्रोथ करवाना, ब्रेस्ट की ग्रोथ करवाना। तो पहला काम इसका है, वो अपने पास है ब्रेस्ट ग्रोथ का पहला काम। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो एस्ट्रोजन ग्लैंड करता है, वो क्या काम करता है कि स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण होता है, और वो दुग्ध नलिकाओं से होता हुआ निप्पल तक पहुंचता है। हां कि ना? हां कि ना? तो स्तन ग्रंथियों में नलिका तंत्र को विकसित करवाने के लिए जिम्मेदार कौन? एस्ट्रोजन। तो मैंने बोला ये क्या काम करता है? ये अपने पास स्तन ग्रंथियों में नलिका तंत्र को विकसित करवाता है। नलिका तंत्र को विकसित करवाना किसका काम है? एस्ट्रोजन का। नेक्स्ट, और भी हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों पे काम करता है, वो अपने पास है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। सवाल था कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है? बेटा, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो स्तन ग्रंथियों में कुपिकाओं का निर्माण करवाने के लिए जिम्मेदार है। किसका निर्माण? कुपिकाओं का। कुपिकाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है, और कुपिकाएं ही स्तन ग्रंथियों का वो भाग था जहां दुग्ध का निर्माण होता है। वो किसके कंट्रोल में होता है? प्रोजेस्टेरोन में। तो मैंने कहा ये किसका निर्माण करता है? ये कुपिकाओं के विकास में सहायक। और कुपिका वो जगह थी जहां पे क्या हो रहा था? दुग्ध का निर्माण। चले नेक्स्ट, सबसे अंतिम वाला बात करके चलें तो सबसे अंतिम वाला अपने पास आता है बेटा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो था, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन स्तन ग्रंथियों की मायोएपिथेलियम में संकुचन करवा रहा था, जिससे दुग्ध बाहर निकल रहा था। तो ये किस चीज के लिए उत्तरदायी? हमने बोला ये दुग्ध के निष्कासन के लिए उत्तरदायी। दुग्ध के निष्कासन के लिए उत्तरदायी कौन सा? ऑक्सीटोसिन। तो जब भी बात करके चले स्तन ग्रंथियों के बारे में, तो ध्यान रखना स्तन ग्रंथियों से कई प्रकार के हार्मोन संबंधित है जो अलग अलग तरह का कार्य करते हैं। अगर पूछे कि स्तन ग्रंथियों में कुपिकाओं का विकास कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। दूध को बाहर कौन निकलवाता है? ऑक्सीटोसिन। नलिका तंत्र को विकसित कौन करता है? एस्ट्रोजन। ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है? वृद्धि का काम करता है। प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? स्तन ग्रंथियों की वृद्धि तथा दुग्ध का निर्माण करवाने के लिए उत्तरदायी है कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। चले भैया, जहां तक की बात क्लियर है। तो यहां पे हमने बात की वो दूसरे हार्मोन के बारे में बात की। हम बात करते हैं अगले हार्मोन के बारे में।
बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से के अग्र पिंड से निकलने वाला तीसरा हार्मोन है, ये तीसरा हार्मोन कोई और नहीं, ये तीसरा हार्मोन है टीएसएच। कौन सा हार्मोन है? टीएसएच। हमको पता है इस टीएसएच को बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन जो था, ये टीएसएच जो हार्मोन था, ये टीएसएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रलोब से निकला और निकल के ये पहुंचा थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड की कौन सी कोशिकाओं के पास? ये पहुंचा बेटा फॉलिक्यूलर सेल्स के पास। थायराइड ग्लैंड की कौन सी कोशिकाओं के पास? फॉलिक्यूलर कोशिकाओं के पास। इस हार्मोन ने इन फॉलिक्यूलर कोशिकाओं को किया बेटा प्रेरित। क्या किया? प्रेरित किया। किस लिए? कि तू थायरोक्सिन हार्मोन जो था उसका निर्माण कर। तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने किया बच्चे थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण। तो जब भी पूछे कि बताओ टीएसएच हार्मोन क्या काम करता है, तो ध्यान रखना टीएसएच हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि की फॉलिकुलर कोशिकाओं में थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण और स्रावण को प्रेरित करने का काम करता है। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। चले देखिए तो आप नेक्स्ट चौथा हार्मोन है। चौथा हार्मोन जो अपने पास है वो है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं एसीएच, या इसी को बोलते हैं कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। बेटा नाम है अपने पास एसीटीएच, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो का मतलब एड्रीनल ग्लैंड, कोर्टिको का मतलब एड्रीनल ग्लैंड का कोर्टेक्स पार्ट, और ट्रोपिक हार्मोन का मतलब वो हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट में जाके क्रिया करता है। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये एसीटीएच जो हार्मोन था, ये एसीटीएच हार्मोन अपने पास पीयूष ग्रंथि के अग्रलोब से निकला तथा एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स में गया। कहां गया? एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स में। तो हमने बोला ये गया एड्रिनल कोर्टेक्स में गया। कहां गया? एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग में गया, और कोर्टेक्स भाग में जाके इसने मुख्यतः ग्लूकोकोर्टिकोइड का स्रावण करवाया। किसका? ग्लूकोकोर्टिकोइड स्रावण। हाँ कि ना? तो जब भी पूछे कि एसीटीएच क्या करता है, तो मैं कहूंगा एसीटीएच जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को प्रेरित करता है, मुख्यतः किसके निर्माण के लिए? ग्लूकोकोर्टिकोइड के निर्माण तथा स्रावण के लिए। तो ध्यान रखना, यही बात तो एनसीईआरटी लिखी क्या कि एड्रिनल के कोर्टेक्स पर कार्य करता है, और इसे ग्लूकोकोर्टिकोइड नामक स्टीरॉइड हार्मोन, हम पहले ही बता चुके हैं कि ग्लूकोकोर्टिकोइड कैसा एक स्टीरॉइड हार्मोन है जो कि वसा में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील है तो इसका रिसेप्टर कहां होगा? सेल के अंदर, मतलब अंतराकोशिकीय रिसेप्टर उपस्थित होगा, जो मुख्यतः कहां होता है? मुख्यतः कहां होते हैं अंतराकोशिकीय रिसेप्टर? वो होते कोशिकाओं के केंद्रक में। यस कि नो? उसका संश्लेषण तथा स्रावण करवाने के लिए जिम्मेदार है कौन? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। चले भैया, अपने पास यहां पे पांचवा हार्मोन देखिएगा। पांचवा हार्मोन अपने पास गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। बेटा मैं पहले बता चुका हूं कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के दो रूप है। एक रूप को तो हम बोलते हैं एलएच हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं ल्यूसिनाइजिंग हार्मोन, एंड दूसरे को बोलते हैं एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसको बोलते हैं गोनेडो। गोनेडो वर्ड का मतलब होता है गोनेड्स, और गोनेड्स बोलते हैं जननांगों को। तो इन हार्मोन को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्मोन जननांगों की क्रिया का नियंत्रण करने का काम करता है, इसलिए एलएच तथा एफएसएच को बोला जाता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब सवाल था सर
आप हमें यह बताइए कि ये हार्मोन जननांगों की क्रिया को कैसे नियंत्रित करते हैं, इनका नियंत्रण करने का तरीका क्या है। बच्चे देखिए, सबसे पहला गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो अपने पास है LH, जिसको अपन कहते हैं ल्यूसीनाइजिंग हार्मोन। सबसे पहले बात करते हैं कि मेल में इस LH का क्या काम है। आपको बता दूं बेटा कि मेल में ये LH हार्मोन है, इसी का दूसरा नाम है ICSH। इसी का दूसरा नाम क्या है? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लिख देता हूं मैं यहां पे, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसका नाम है? दूसरा LH का नाम है। क्यों दिया भैया ये नाम? देखिए बच्चे, अगर हम बात करके चले तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, वो लैंगिक अंग है वो है वृषण, टेस्टिस, जहां पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और टेस्टिस जो होता है वो एक जोड़ी टेस्टिस जो होता है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, वृषण कोश में। कहां स्थित होता है? उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, वृषण कोश में। अब टेस्टिस में दो चीजें प्रेजेंट है। टेस्टिस में कितनी चीजें प्रेजेंट है? टेस्टिस में दो चीजें प्रेजेंट है। एक तो प्रेजेंट है उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड दूसरी प्रेजेंट है उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लेडिक सेल्स। कौन सी सेल्स? लेडिक सेल्स। इस लेडिक सेल्स को ही अपन बोलते हैं अंतराली कोशिका, या इंग्लिश में इंटरस्टिशियल सेल। किसको बोला जाता है? लेडिक सेल्स को। तो ये LH हार्मोन क्या काम करता है? ये LH हार्मोन इन लेडिक सेल्स के पास आता है और इन लेडिक सेल्स, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इनको प्रेरित करता है किसके संश्लेषण के लिए? एंड्रोजन। और एंड्रोजन जो है वही तो है अपने पास कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। किसका स्रावण करवाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करवाता है। किससे? लेडिक सेल से। इसीलिए इस LH को बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल, दैट इज अंतराली कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है हार्मोन कि अंतराली कोशिकीय प्रेरक हार्मोन। किसको बोला जाता है? LH को। चले, तो जब भी पूछे कि मेल में LH का क्या काम है तो आप कहोगे कि ये लेडिक कोशिकाएं, जो अंतराली कोशिकाएं हैं, जो वृषण के अंदर है, उन कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या मैं कहूं एंड्रोजन नामक हार्मोन का संश्लेषण तथा स्रावण करवाता है। यस कि नो? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं ये अपन बाद में पढ़ेंगे, जब हम वृषण के बारे में पढ़ेंगे तब। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है? आगे चले। सवाल था सर आप हमें बताइए इस LH हार्मोन का फीमेल में क्या काम है? फीमेल में क्या काम है? बच्चे फीमेल में, जैसे मेल में मैंने बताया प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण है जो कि एक जोड़ी है, और वहीं पे मेल गैमिट दैट इज शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी तरह महिलाओं में, मादाओं में, फीमेल में प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं वो होते हैं अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। महिलाओं में अंडाशय होता है, वो एक जोड़ी होता है तथा उदर गुहा के अंदर स्थित होता है। कहां स्थित होता है? उदर गुहा के अंदर। और अंडाशय में ही मादाओं का युग्मक गैमिट, जिसको अपन बोलते हैं अंडा, उसका निर्माण होता है। तो हुआ क्या बेटा? महिलाओं के अंडाशय में खूब सारी अंडाशय पुटिकाएं होती है। क्या होती है? अंडाशय पुटिका। उन अंडाशय पुटिका जो थी, उन अंडाशय पुटिकाओं से बनता है अंडा। क्या बनता है? उनसे बनता है अंडा, जब उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। चले, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि महिलाओं में ये LH हार्मोन जो था, तो जो अपने पास अंडाशय पुटिका थी, हमने बोला कि अपने पास यहां पे थी क्या? अंडाशय पुटिकाएं। जब इन अंडाशय पुटिकाओं ने की ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट, जब इनका हुआ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इनसे बनी बेटा ये ग्राफियन पुटिका। क्या बनी इनसे बनी ग्राफियन पुटिका। तो इनसे क्या बनी? ग्राफियन पुटिका। अब ये ग्राफियन पुटिका जो थी, इस ग्राफियन पुटिका से अंडा बाहर निकलता है, दैट इज जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ऊसाइट। क्या बाहर निकलेगा? इनसे बाहर निकलेगा एग, अंडा बाहर निकलेगा। ग्राफियन पुटिका से अंडा, दैट इज सेकेंडरी ऊसाइट का बाहर निकलना, उसी को बोलते हैं अपन अंडोत्सर्ग। उसी को क्या बोलते हैं अपन? अंडोत्सर्ग। तो हुआ क्या? जब इस ग्राफियन पुटिका से एग बाहर निकल गया, अंडोत्सर्ग हो गया, उसके बाद शेष पदार्थ जो होता है, शेष बचा जो भाग होता है, वो शेष बचा हुआ भाग निर्माण कर लेता है किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का। किसका निर्माण कर लेता है? कॉर्पस ल्यूटियम का। तो ये दोनों के दोनों काम कौन सा? चाहे अंडोत्सर्ग करवाना हो, अंडोत्सर्ग भी कौन करवाएगा? अंडोत्सर्ग भी एलएच हार्मोन करवाएगा। शेष बचा भाग, अंडा निकलने के बाद जो बचा हुआ भाग है, उससे कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कौन करवाएगा? वो भी एलएच करवाएगा। तथा इस कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का निर्माण भी एलएच करवाएगा, और इसे मेंटेन रखने का, इसको बनाए रखने का काम भी कौन करेगा? एलएच। तो महिलाओं में एलएच के मुख्यतः कितने काम हो गए? 3 काम हो गए। पहला काम अंडोत्सर्ग को प्रेरित करना, दूसरा काम कार्पस ल्यूटियम को बनाना, तीसरा काम इस कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करना, और तीसरा काम था कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना, उसको बनाए रखने का काम भी कौन करेगा? एलएच। ये किसमें काम हुआ? ये काम हुआ महिलाओं में। चले भैया, तो अब सवाल अपने पास था कि गोनेडोट्रोपिन का दूसरा हार्मोन कौन सा है? बेटा इन गोनेडोट्रोपिन में दूसरा हार्मोन जो है अपने पास है, वो है एफएसएच, जिसको हिंदी बोलते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन, इंग्लिश में बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है प्राथमिक जननांगों में युग्मकों का निर्माण करना। प्राथमिक जननांगों में युग्मकों का निर्माण करना मतलब ये हुआ कि वृषण जो था, उस वृषण में किसका निर्माण होगा? वृषण में निर्माण होगा स्पर्म्स का, दैट इज शुक्राणुओं का निर्माण होगा। जबकि मादाओं में जो अंडाशय है, ओवरी है, उस ओवरी में किसका निर्माण होगा? वहां पे ओवरी में होगा अंडे का निर्माण। अंडे का निर्माण। तो युग्मकों का मेल के वृषण में स्पर्म का निर्माण कौन उद्दीप्त करेगा? वो करेगा एफएसएच। मादाओं के अंडाशय में अंडे के निर्माण को कौन उद्दीप्त करेगा? वो करेगा एफएसएच। मतलब ये अंडाशय पुटिकाओं से ग्राफियन पुटिका का बनना, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? यहां पे वो कंट्रोल करेगा बेटा एफएसएच। और जब ग्राफियन पुटिका बन जाएगी, उसके बाद इसका अंडोत्सर्ग कराने का काम भी एलएच करेगा, कार्पस ल्यूटियम को बनाने का काम भी एलएच करेगा, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने का काम भी कौन करेगा? एलएच करेगा। मेरी यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए, हाँ कि ना? अब एक छोटा सा कंफ्यूजन आ गया। सर, आपने हमें यह बताया था कि अग्रभाग जो पीयूष ग्रंथि का होता है उससे टोटल 6 हार्मोन निकलते हैं, लेकिन काउंटिंग जो लिखी है आपने वो तो 5 तक ही लिखी है। हाँ बेटा, पहला लिखा था ग्रोथ हार्मोन, दूसरा लिखा था प्रोलैक्टिन हार्मोन, तीसरा लिखा था टीएसएच हार्मोन, चौथा लिखा था एसीटीएच हार्मोन, और 5वां जो हार्मोन, इसके 2 भाग है, एक एलएच हार्मोन एंड अगला एफएसएच हार्मोन। तो टोटल मिला के टोटल कितने हो गए? 6 हार्मोन। कितने हो गए टोटल? 6 हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकले। अब हम बात करते हैं कि पीयूष ग्रंथि का जो मध्य वाला पिंड था, मध्य भाग था, जिसको पोर्स इंटरमीडिया बोला था, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? देखिए बच्चे, पोर्स इंटरमीडिया से केवल और केवल एक हार्मोन निकलता है, जिसको अपन बोलते हैं एमएसएच। इसी का नाम है मिलेनोसाइट
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन या मिलेनोट्रोफिन हार्मोन। ये मिलेनोट्रोफिन हार्मोन क्या काम करता है? ये हमारी त्वचा में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं मिलेनोसाइट। क्या बोलते हैं उन कोशिकाओं को? मिलेनोसाइट। इन मिलेनोसाइट कोशिकाओं में ये हार्मोन मिलेनिन जो था, मिलेनिन वर्णक जो था, इसका संश्लेषण तथा वितरण करवाता है। त्वचा की मिलेनोसाइट कोशिकाओं में मिलेनिन का क्या करवाता है? संश्लेषण तथा उसका क्या करवाता है? वितरण या स्रावण करवाता है। कौन सा हार्मोन? MSH हार्मोन, जो कहां से निकलता है? पोर्स इंटरमीडिया से निकलता है। अब सवाल था, सर आपने ही बताया था कि एनसीईआरटी ने क्लियर लिख रखा है कि मनुष्य में ये पोर्स इंटरमीडिया जो होता है ये किस में मिल जाता है? पोर्स डिस्टलिस में। तो क्या मनुष्य में ये हार्मोन MSH हार्मोन पोर्स डिस्टलिस से स्रावित होगा? यस, हाँ, ये MSH हार्मोन मनुष्य में पोर्स डिस्टलिस से स्रावित होगा। क्यों? क्योंकि वहां पोर्स इंटरमीडिया किसका भाग है? पोर्स डिस्टलिस का भाग है। पोर्स इंटरमीडिया वाला भाग दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है कि मनुष्य में MSH का स्रावण किससे होता है बेटा? पोर्स डिस्टलिस से। हाँ कि ना? जब आप जेनेटिक्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे, 12th वाले पोर्शन में जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो सर वहां पे बताएंगे कि मनुष्य में स्किन का कलर जो होता है वो कैसा होगा? वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, मतलब जीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है, उसमें हार्मोन का कोई रोल नहीं होता। जब हार्मोन का रोल नहीं होता तो मनुष्य के शरीर में MSH का क्या काम है? ये बात वैज्ञानिकों को नहीं पता। इसीलिए मैंने लिखा है कि इसका कार्य मनुष्य में क्या है? अज्ञात है, पता नहीं है। यस कि नो? यहां पे क्या काम था? मनुष्य को छोड़ के बाकी स्तनधारियों में, बाकी वर्टिब्रेट्स में ये जो MSH हार्मोन था ये त्वचा की मिलेनोसाइट्स में मिलेनिन वर्णक का संश्लेषण कर रहा था तथा उसका क्या कर रहा था? उसका वितरण करवा रहा था, जो कि त्वचा की वर्णकता का नियमन है। क्या कर रहा है? मैंने बोला ये करवा के क्या कर रहा है? त्वचा की वर्णकता का नियमन कर रहा है, मतलब त्वचा को स्पेसिफिक विशिष्ट रंग प्रदान करने का काम कर रहा है। हां कि ना? चलूं मैं आगे? मेरी यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत है तो बताइए। चले, जब भी बोले MSH का क्या कार्य है? त्वचा की वर्णकता का नियमन करना या त्वचा को रंग प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है जी, अगला देखिएगा। अब हम बात करते हैं पॉर्स नर्वोसा, मतलब पीयूष ग्रंथि के पश्च वाला जो पिंड था, पश्च वाला जो लोब था, उससे कौन सा हार्मोन निकला उसके बारे में देखिए। बेटा मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि पोस्टीरियर लोब जो पीयूष ग्रंथि का होता है वो सीधे हाइपोथैलेमस की तंत्रिकाओं के कंट्रोल में होता है और पश्च भाग से किसी भी हार्मोन का निर्माण नहीं किया जाता। तो इसलिए मैंने बोला कि यहां पे हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता। तो पश्च भाग का क्या काम बताया था? पश्च भाग दो काम कर रहा था। पहला तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन का संग्रहण कर रहा था और दूसरा काम जब शरीर को जरूरत थी तब उन हार्मोन को स्रावित करने का, उन्हें मुक्त करने का काम कर रहा था। इसीलिए लिखा है एनसीईआरटी ने कि हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन का संग्रहण तथा स्रावण करता है। कौन? पॉर्स नर्वोसा। यहां पे किसी भी हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता। अब सवाल था कि सर वो दो हार्मोन कौन कौन से थे? मैं पहले ही बता चुका हूं। पहला हार्मोन था ऑक्सीटोसिन और दूसरा हार्मोन था एडीएच, जिसको हमने कहा था वैसोप्रेसिन। एडीएच या जिसको हमने कहा था वैसोप्रेसिन। देखिए सबसे पहले हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। सबसे पहले बात बता दूं कि ये ऑक्सीटोसिन नर तथा मादा दोनों में ही स्रावित होता है। सबसे पहले हमने बोला कि मेल जो होता है, नर जो होता है, उसमें इस ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है? देखिए बेटा, मेल के शरीर में ये ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की जो चिकनी पेशियां हैं, जो अनैच्छिक पेशियां हैं, उन अनैच्छिक पेशियों में संकुचन करवाने के लिए जिम्मेदार है।
कौन सी पेशियों में संकुचन करवाने के लिए जिम्मेदार है? अनैच्छिक पेशियां या चिकनी पेशियों में संकुचन करवाता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है। कौन सी पेशियों पर? चिकनी पेशियां, जिनको बोलते हैं अनैच्छिक पेशियां, पर कार्य करता है और उनमें संकुचन को प्रेरित करता है। तो कहने का मतलब इसका क्या कार्य हुआ? चिकनी पेशियों में संकुचन करवाना। किसमें? नर के शरीर में, मेल के शरीर में। अब सवाल था सर फीमेल में क्या काम करता है? फीमेल में इसके कई सारे काम है। क्या काम है? देखिए, हम बात कर रहे हैं फीमेल में। फीमेल में इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है क्या? ये गर्भाशय पेशियों में संकुचन करवाता है। क्या करवा रहा है? मैंने बोला ये क्या कर रहा है? गर्भाशय पेशियों में संकुचन करवाता है। बेटा गर्भाशय पेशियों में संकुचन किसने करवाया महिलाओं में? ऑक्सीटोसिन में। किसने करवाया? ऑक्सीटोसिन ने। ये गर्भाशय पेशियां जो थी, ये थी गर्भाशय के मायोकार्डियम वाले मायोमेट्रियम वाले स्तर में। कौन से स्तर में? मायोमेट्रियम वाले स्तर में थी। मायोमेट्रियम की जो गर्भाशय पेशियां थी उनमें संकुचन करवाया और जब इन पेशियों में संकुचन हुआ तो संकुचन की वजह से ही महिलाओं में प्रसव पीड़ा उत्पन्न हुई। क्या हुई? जब गर्भाशय में संकुचन हुआ कि पेशियों में संकुचन हुआ, इसीलिए महिलाओं में क्या हुई? प्रसव पीड़ा। और ये प्रसव पीड़ा की वजह से ही क्या हुआ? बच्चे का जन्म, शिशु का जन्म हुआ। तो कहने का मतलब कि महिलाओं में इस हार्मोन का पहला काम हो गया महिलाओं में प्रसव पीड़ा करवाना। कि महिलाओं में प्रसव पीड़ा कौन से हार्मोन की वजह से होती है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। और जब गर्भाशय में संकुचन होगा तभी तो बेबी जो था, बच्चा जो था, वो जन्म नाल की तरफ मूव करेगा, गति करेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो कहने का मतलब कि इन पेशियों में संकुचन हुआ, इसी वजह से बच्चे का क्या हुआ? जन्म। इसीलिए इसको शिशु जन्म हार्मोन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब महिलाओं में कितने काम कर दिए? फिलहाल इसने दो। पहला तो प्रसव पीड़ा, दूसरा बच्चे का जन्म करवाने के लिए भी उत्तरदायी कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तीसरा मैंने अभी बताया था, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये स्तन ग्रंथियों पे भी काम करता है। ये क्या काम करता है? स्तन ग्रंथियां जो थी उनकी मायोएपिथेलियम में संकुचन करवा के दुग्ध को मुक्त करवाने का काम करता है। इसलिए मैंने बोला इसका काम हुआ दुग्ध का निष्कासन करवाना, इसलिए इसको बोलते हैं दुग्ध निष्कासन हार्मोन। क्या बोलते हैं? दुग्ध निष्कासन हार्मोन। तो कहने का मतलब महिलाओं में कितने काम हो गए? मोटे मोटे 3 काम। पहला बच्चे का जन्म करवाना, दूसरा महिलाओं में प्रसव पीड़ा उत्पन्न करना, तीसरा महिलाओं में दुग्ध का निष्कासन करवाना। वो भी किसका काम हुआ? ऑक्सीटोसिन का काम हुआ। चलो भाई मैं आगे, क्लियर है? अब दूसरा हार्मोन यहां पे है, उस दूसरे हार्मोन को अपन बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज एडीएच हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम बेटा वैसोप्रेसिन हार्मोन। अब आप ऑलरेडी एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ चुके होंगे। क्या पढ़ चुके होंगे? कि एडीएच हार्मोन जो होता है वो नेफ्रॉन की डीसीटी में जल तथा आयनों का पुनर्अवशोषण करवाता है। कहां करवाता है बेटा? ध्यान रखना, डीसीटी में, नेफ्रॉन की डीसीटी में जल तथा आयनों का क्या करवाता है? पुनर्अवशोषण करवाता है। जब ये जल तथा आयनों का पुनर्अवशोषण करवाएगा, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से जब जल का अवशोषण हो जाएगा तो कहने का मतलब बनने वाले मूत्र का आयतन कम होगा कि ज्यादा? मूत्र का आयतन क्या होगा? कम। मूत्र का आयतन क्या होगा? कम। और उस मूत्र का आयतन जब कम होगा तो मैं कहूं शरीर से जल की हानि भी क्या होगी? कम। यस कि नो? तो ध्यान रखना ये क्या काम करता है? जल तथा आयनों का अवशोषण जो था वो प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास भी क्या हो जाता है? कम। मतलब इस वजह से जब जल का ह्रास कम हुआ तो मैंने कहा कि मूत्र का आयतन भी क्या हो गया? कम। इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो मैं सीधा बोलूं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से किसका अवशोषण करवाए? डीसीटी में जल तथा आयनों को अवशोषित करके मूत्र के आयतन को कम करना, शरीर से जल की हानि को रोकना। इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक
हार्मोन। अगर मूत्र का आयतन ज्यादा होगा तो उस अवस्था को बोलेंगे डायूरेसिस। क्या बोलेंगे? डायूरेसिस। तो कहने का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों बोला? क्योंकि ये डायूरेसिस को क्या करता है बेटा? डायूरेसिस को कम करने का काम करता है, इसलिए इसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब सवाल था सर, मान लीजिए ऐसा हो कि हमारे शरीर में इस एडीएच हार्मोन का स्रावण कम हो जाए। देखिए हमने बोला मान लीजिए अपने पास ये एडीएच है, इस एडीएच का स्रावण क्या हो जाए बेटा? कम। ये कंडीशन है। जब एडीएच का स्रावण कम होगा तो डीसीटी में जल तथा आयनों का अवशोषण क्या होगा? वो भी कम। तो हमने बोला डीसीटी में जल तथा आयनों का अवशोषण वो भी क्या हो गया? डीसीटी में जल तथा आयनों का अवशोषण भी क्या हो गया? कम। जब डीसीटी में जल तथा आयनों का अवशोषण कम हो गया तो क्या हुआ? अब मूत्र का आयतन क्या हो गया? ज्यादा। मूत्र का आयतन जो था वो हो गया ज्यादा, जिसको अपन ने बोल दिया डायूरेसिस। जब मूत्र का आयतन ज्यादा हुआ तो शरीर से जल की हानि भी क्या हुई? ज्यादा। तो हमने बोला शरीर से जल की हानि जो थी वो भी क्या हुई? ज्यादा। मतलब निर्जलीकरण हुआ। शरीर में क्या हुआ बेटा? निर्जलीकरण हुआ। जब मूत्र का आयतन बहुत ज्यादा हो गया, शरीर से जल की हानि बहुत ज्यादा हो गई, तो हमने बोला ये यूरिन जो था वो क्या हो गया? कलरलेस। तो हमने बोला अपने पास हो गया रंगहीन मूत्र। मूत्र जिसका रंग पीला था, अब वो मूत्र कैसा हो गया बेटा? रंगहीन हो गया। तो ये सारी की सारी कंडीशन जिसमें एडीएच के कमी की वजह से मूत्र का आयतन बढ़ जाता है, शरीर से जल की हानि बहुत ज्यादा होती है, मतलब निर्जलीकरण होता है और मूत्र हो जाता है रंगीन। इसी को अपन बोलते हैं क्या? डायबिटीज इंसिपिडस। इसी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। यही तो लाइन एनसीईआरटी ने लिखी, ये वाली लाइन। क्या लिखा? कि एडीएच के कम स्रावण के कारण शरीर से जल का ह्रास होता है। क्यों? क्योंकि डीसीटी में जल तथा आयन का अवशोषण नहीं होगा। जब जल का ह्रास होगा तो उसकी वजह से क्या हुआ? निर्जलीकरण। और मूत्र का आयतन क्या हो गया? ज्यादा। और मूत्र में पानी बहुत ज्यादा हो गया, और पानी कैसा होता है? रंगहीन। इसलिए मूत्र कैसा दिखाई देने लगा? रंगहीन। जो पहले होना चाहिए था पीले रंग का, वो कैसा दिखाई देने लगा? रंगहीन। इसी को अपन बोलते हैं उदक में या डायबिटीज इंसिपिडस। चले, तो जब भी कहे कि डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो कौन से हार्मोन की कमी से होता है? आप कहोगे एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। ये मैंने पूरी की पूरी मैकेनिज्म लिख दी जिसकी वजह से प्रभाव आए। चलो भाई, यहां पे जाके मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पोर्शन जो था वो पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पोर्शन किया कंप्लीट। अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर चुके हैं। मैं अगली ग्लैंड पे मूव करता हूं। देखिए अगली ग्लैंड है मेरे पास पीनियल ग्लैंड। अगली ग्लैंड है मेरे पास पीनियल ग्लैंड। आपको बता दूं इस पीनियल ग्लैंड का ही दूसरा नाम है एपिफाइसियल सेरेब्राई। इस पीनियल ग्लैंड का ही मेरे पास दूसरा नाम है एपिफाइसियल सेरेब्राई। ध्यान रहे, पीयूष ग्रंथि का नाम था हाइपोफाइसियल सेरेब्राई, इसका नाम है एपिफाइसियल सेरेब्राई। क्यों भैया? पीयूष ग्रंथि जो थी वो किससे जुड़ी थी? वो अग्र मस्तिष्क जो था, उस अग्र मस्तिष्क का भाग था हाइपोथैलेमस, उस हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई थी, इसलिए उसको बोला था हाइपोफाइसियल सेरेब्राई। जबकि ये पीनियल ग्रंथि जो है इसको बोलते हैं एपिफाइसियल सेरेब्राई।
क्यों? क्योंकि ये अग्र मस्तिष्क जो होता है उस अग्र मस्तिष्क के पृष्ठ भाग पर स्थित होती है। कौन से भाग पर स्थित होती है? पृष्ठ भाग पर, या मैं कहूं ऊपरी भाग पर स्थित होती है। और अग्र मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग है उसको अपन बोलते हैं बेटा एपिफाइसिस, सॉरी उसको बोलते हैं अपन एपिथैलेमस। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस। एपिथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के आधारीय भाग को, निचले भाग को क्या बोला था? बोला था हाइपोथैलेमस। अब ये ऊपर वाला जो भाग है, इस ऊपर वाले भाग को क्या बोल दिया हमने? इसको बोल दिया हमने एपिथैलेमस। तो ये पेनियल ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? एपिथैलेमस से जुड़ी होती है। इसीलिए इस ग्रंथि को बोलते हैं एपिफाइसियल सेरेब्राई। चले, अब इस पेनियल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं मिलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? मिलेटोनिन हार्मोन निकलता है। और आपको बता दूं कि ये मिलेटोनिन हार्मोन जो होता है इसका निर्माण ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से होता है। तो मतलब ये अपने पास क्या है? ये अपने पास है ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल का व्युत्पन्न। किसका व्युत्पन्न हुआ? ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल का व्युत्पन्न हुआ। मतलब ये मिलेटोनिन हार्मोन जो अपने पास है ये एक जल में घुलनशील मतलब प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है। तो इसका रिसेप्टर कहां होगा? कोशिका की कोशिका झिल्ली पर होगा। हाँ कि ना? अब सवाल था सर आप हमें बताइए कि मिलेटोनिन हार्मोन है, इस मिलेटोनिन हार्मोन का क्या कार्य है? देखिए मैं एनसीईआरटी वाले जो कार्य है मेनली उन्हीं पे फोकस करके चलता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। ये मिलेटोनिन हार्मोन है, ये हमारी दैनिक लय 24 घंटे की जो लय है उसका नियमन करता है। दैनिक लय 24 घंटे की लय का नियमन करता है। मतलब ये एक जैविक घड़ी की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? यह एक जैविक घड़ी की तरह काम करता है। कैसे भैया? बच्चे हमारा सोने का जागने का जो साइकिल है वो कौन मेंटेन करता है? वो मिलेटोनिन हार्मोन मेंटेन करता है। हमारे शरीर को तापमान को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है? वो मेंटेन करने का काम मिलेटोनिन हार्मोन करता है। शरीर के तापमान को मेंटेन मेलेटोनिन ने किया। सोने जगने का कार्यक्रम था उसको कंट्रोल करने का काम मेलेटोनिन ने किया। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि यह हमारी दैनिक लय 24 घंटे की जो दैनिक लय है उसका नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे सोने जागने का चक्र और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्यक्रम कौन करता है? वो पूरा का पूरा कार्यक्रम मेलेटोनिन करता है। चलो भाई मैं आगे। हाँ ठीक है, आगे देखिएगा। आगे इसके अलावा भी इसके दूसरे कार्यक्रम है। जैसे ये शरीर में उपापचय को प्रभावित करने का काम करता है। शरीर में उपापचय को प्रभावित करने का काम करता है। वर्णकता, त्वचा को रंग, त्वचा के रंग को भी प्रभावित करने का काम करता है। उसके अलावा महिलाओं में मासिक चक्र जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको भी प्रभावित करता है। मतलब आपने देखा कि महिलाओं में मासिक चक्र आना जो शुरू होता है वो 12 से 13 साल की एज में होता है, जिसको अपन बोलते हैं प्यूबर्टी होना। तो प्यूबर्टी कब आती है? महिलाओं में लगभग 12 से 13 साल की एज में आती है, उससे पहले नहीं आती। तो मेंस्ट्रुअल चक्र जो था वो 12 से 13 साल की एज में ही आए। इसका रेगुलेशन कौन कर रहा है? इसका रेगुलेशन कर रहा है मेलेटोनिन। उसके अलावा ये प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। कैसे? ये शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को भी बढ़ाता है। तो कहने का मतलब मेलेटोनिन ने महत्वपूर्ण कार्य किए। कौन कौन से किया? एक तो जैविक घड़ी का कार्य किया,
जिसमें इसने सोने जागने का चक्र और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम किया। दूसरा, इसने उपापचय को प्रभावित किया। तीसरा, त्वचा के रंग वर्णकता को प्रभावित किया। चौथा, महिलाओं में मासिक चक्र को प्रभावित किया। और पांचवा, हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित किया, मतलब प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाया। हाँ कि ना? अब एक सवाल उठा, सर अभी आप यहां पे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इस हार्मोन के बारे में, दैट इज मिलेटोनिन के बारे में। और मिलेटोनिन का आपने बताया कि वर्णकता का नियंत्रण करता है, त्वचा के रंग का नियंत्रण करता है। और अभी थोड़ी देर पहले जब आपने पढ़ाई थी पीयूष ग्रंथि, तो उस पीयूष ग्रंथि में ये एमएसएच हार्मोन जब आपने बताया था, तो इसका भी बताया था कि ये त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। हाँ कि ना? तो आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से तो ये दोनों के दोनों जो हार्मोन है, ये त्वचा की वर्णकता को नियमन कंट्रोल करते हैं। कैसे? देखिए बेटा, ये दोनों के दोनों हार्मोन जो होते हैं, ये दोनों के दोनों हार्मोन त्वचा की वर्णकता का नियमन करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं, एम्फीबियंस तथा रेप्टाइल्स में त्वचा का रंग बदलने की क्षमता होती है, उसके लिए दोनों उत्तरदायी है। तो हमने बोला ये किसके लिए उत्तरदायी है? हमने बोला कि एम्फीबियंस तथा रेप्टाइल्स में त्वचा का रंग बदलने की क्षमता के लिए उत्तरदायी है। रंग बदलने की क्षमता के लिए क्या है? उत्तरदायी। कैसे? बच्चे देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास ये किसी व्यक्ति की त्वचा का एक छोटा सा भाग है। ये किसी व्यक्ति की त्वचा का एक छोटा सा भाग है। हमने कहा था कि त्वचा को रंग प्रदान करने का जो काम करेगा वो कौन सा हार्मोन करेगा? वो रंग प्रदान करने का काम करेगा, वो करेगा एमएसएच। एमएसएच जो होता है वो त्वचा की मिलेनोसाइट कोशिकाओं में मिलेनिन पिगमेंट का निर्माण करवाएगा तथा उस मिलेनिन वर्णक का डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा। मैंने मान लिया ये थी त्वचा और ये मेरे पास रेड कलर के डॉट्स हैं, ये मेरे पास यहां पे उपस्थित मिलेनिन वर्णक है। मैंने बोला ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है मिलेनिन पिगमेंट, मिलेनिन पिगमेंट। अब ये जो त्वचा का रंग है, इस त्वचा के रंग को हमने बोल दिया ये त्वचा का रंग है, ये मेरे पास है लाइट स्किन। कैसी है? लाइट। ये मेरे पास है लाइट स्किन है, मतलब त्वचा का रंग है वो हल्का है या फेयर कलर है। अब हमने यहां पे अप्लाई किया, वो अप्लाई किया बेटा, यहां पे हमने ये लिए स्किन और इस स्किन पे अप्लाई किया, ये मेरे पास ये स्किन। अब इस स्किन पे मैंने अप्लाई कर दिया, वो अप्लाई कर दिया मिलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन अप्लाई कर दिया? मिलेटोनिन। जो ही मैंने यहां पे मिलेटोनिन हार्मोन अप्लाई किया, इस मिलेटोनिन हार्मोन ने क्या काम किया? ये जो बिखरे हुए मिलेनिन पिगमेंट थे, इन बिखरे हुए मिलेनिन पिगमेंट को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। जब बिखरे हुए मिलेनिन पिगमेंट एक ही जगह इकट्ठा हो गए, तो जहां पे पिगमेंट इकट्ठे हुए उस जगह पे त्वचा का रंग कैसा हो गया? डार्क। इसलिए मैंने बोला ये मेरे पास हो गई, ये कैसी होगी मेरे पास? ये मेरे पास होगी डार्क स्किन। और ये मेरे पास क्या हो गए? ये मेरे पास यहां पे उपस्थित है मिलेनिन पिगमेंट। तो कहने का मतलब मिलेनिन पिगमेंट जो थे, उन मिलेनिन पिगमेंट को एक जगह पे इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा था? मिलेटोनिन हार्मोन। और जिस जगह पे ये पिगमेंट इकट्ठे होंगे वहां त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गहरा रंग हो जाएगा, डार्क हो जाएगा।
हाँ कि ना। अगर मैं इस स्किन पे, इस जगह पे अप्लाई कर दूं यहां पे एमएसएच, तो एमएसएच हार्मोन आते ही इन मिलेनियल पिगमेंट को दोबारा से सारी की सारी जगह बिखेर देगा यहां की तरह। और जब सारी की सारी जगह बिखर जाएंगे तो वो जगह जो थी, जो पहले डार्क थी, अब उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाइट कलर, हल्का रंग। तो एक कंक्लूजन निकल के आया। क्या निकल के आया? वो निकल के आया कि एमएसएच हार्मोन जो होता है, ये एमएसएच हार्मोन त्वचा को लाइट कलर प्रदान करता है, हल्का रंग प्रदान करता है, जबकि मेलेटोनिन जो होता है वो त्वचा को गहरा रंग, डार्क कलर प्रदान करने का काम करता है। और त्वचा का कलर कभी गहरा कभी हल्का होता रहता है। इसे ही बोलते हैं रंग बदलने की क्षमता, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं बेटा मेटाक्रोसिस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाक्रोसिस। तो एम्फीबियंस में मेंढक तथा इधर रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें रंग बदलने की क्षमता जो होती है वो कौन से हार्मोन की वजह से? मेलेटोनिन तथा एमएसएच की वजह से। हाँ कि ना। अब एक खास बात और बेटा, मेलेटोनिन जो काम कर रहा है एमएसएच उसके बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। हाँ कि ना। तो मैं ये बात कह दूं कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ये दोनों है एंटागोनिस्टिक हार्मोन, दैट इज विरोधी हार्मोन। ये दोनों हार्मोन कैसे हार्मोन है? विरोधी हार्मोन है। कौन कौन से? यहां पे हमें देखने में आया अपने पास मेलेटोनिन हार्मोन एंड दूसरा कौन सा? एमएसएच। दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी हार्मोन है। दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी हार्मोन है। चले, तो ध्यान रखना, मैंने कहा था ग्रोथ हार्मोन तथा थायरोक्सिन हार्मोन दोनों कैसे हैं? सिनर्जिक, सहयोगी हार्मोन है। मतलब जब वो साथ साथ रहेंगे तो एक दूसरे की क्रिया को प्रेरित करने का काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। लेकिन ये एक दूसरे के विरोधी हार्मोन है, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध काम करेंगे। ये जैसे स्किन को लाइट कलर प्रोवाइड कर रहा है, कैसे? मेलेनिन पिगमेंट को फैला के, बिखेर के, ये उनको इकट्ठा करके त्वचा को कैसा रंग प्रदान कर रहा है? डार्क कलर। इसलिए इन दोनों को क्या बोला? विरोधी हार्मोन। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? चलूं मैं आगे? देखिएगा। हम बेटा आगे मूव करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपने पास है वो है अपने पास थायराइड ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बता दूं कि ये थायराइड ग्रंथि जो होती है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जब भी पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, उसने कुछ नहीं दिया, क्या केवल क्या पूछा? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। लेकिन अगर कहे कि बताओ सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। जब मैंने हार्मोन के गुण पढ़ाए थे तब एक बात और बताई थी आपसे कि थायराइड ग्रंथि एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अपने ही हार्मोन को संग्रहित करती है। जो अपने ही हार्मोन को क्या करती है? संग्रहित करती है। किसमें? ये हार्मोन का संग्रहण करती है। किसमें? ये करती है बेटा थायराइड पुटिका में। किसमें संग्रहण करती है हार्मोन को? थायराइड पुटिका में। और ये जो हार्मोन जो होता है जिसका संग्रहण होता है वो संग्रहण किया जाता है, वो किया जाता है निष्क्रिय अवस्था में। कैसी अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था में थायरोक्सिन हार्मोन का संग्रहण करती है। किसमें? थायराइड पुटिकाओं में। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। चले, हाँ कि ना। अब हमसे पूछे कि सर थायराइड ग्रंथि है कहां? ये मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है। ये थायराइड ग्रंथि का है डोर्सल व्यू। ये है थायराइड ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का वेंट्रल साइड। एक है डोर्सल साइड, एक मेरे पास है वेंट्रल साइड। चले बेटा, यहां पे अपन बात करें तो मेरे पास, हमने यहां पे थायराइड ग्रंथि के बारे में बात की है। ये मेरे पास व्यू अपन देखते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेकिन ध्यान रखिए
एनसीईआरटी ने डायग्राम की लेबलिंग थोड़ी गलत कर रखी है, उसको सही कर लेना। ये वाला तो है इसका वेंट्रल व्यू और ये वाला इसका डोर्सल व्यू। एनसीईआरटी ने उल्टा लिख दिया, मतलब एनसीईआरटी ने जिसको ए लिख रखा है उसको आप बी कर लेना और जिसको बी लिख रखा है उसको क्या कर लेना है, ए। क्यों? क्योंकि ये पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है, ये पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की बैक साइड में, मतलब उसकी डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है। तो ये वाला मेरे पास हुआ डोर्सल व्यू और ये वाला मेरे पास हुआ वेंट्रल व्यू। हाँ कि ना? अब वेंट्रल व्यू में हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? यहां पे हम थायराइड ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। बेटा इस वेंट्रल व्यू में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि थायराइड ग्रंथि के कितने लोब है? 2 लोब है। ये अपने पास है, ये अपने पास इस तरह के ट्रेकिया, और यहां पे ये अपने पास जगह है, यहां पे ये अपने पास है, ये अपने पास है वोकल कॉर्ड्स, ये अपने पास है वोकल कॉर्ड्स। ध्यान रखना ये थायराइड ग्रंथि जो होती है इसमें टोटल मिला के 2 लोब होते हैं, 2 पालियां होती है। कितनी पालियां होती है? 2। एक पाली तो ये रही जिसको हमने बोल दिया ये है इसका राइट लोब, और दूसरी पाली ये रही जिसको हमने बोल दिया ये है इसका लेफ्ट लोब, ये है इसका लेफ्ट लोब। तो टोटल कितने लोब? 2। ये 2 लोब की बनी हुई ग्रंथि है जो कि ट्रेकिया के दोनों तरफ स्थित है। इसके दोनों के दोनों लोब किधर है? ट्रेकिया के दोनों तरफ स्थित है। हाँ कि ना? अब एक चीज देखिएगा, अपने पास इसके 2 लोब हैं, लेकिन इन दोनों लोबों को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहां पे ये संरचना है। ये वाला पार्ट जो था ये क्या कर रहा था? इन दोनों लोब्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा था। ये दोनों लोब्स को कनेक्ट करने वाली जो संरचना है इसी को अपन बोलते हैं स्टेमस। इसको क्या बोलते हैं? स्टेमस। ध्यान रखना स्टेमस कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं करता, इसलिए ये जो स्टेमस है ये इसका ग्रंथिल भाग है। स्टेमस क्या है? स्टेमस थायराइड ग्रंथि का ग्रंथिल भाग है, जिसका निर्माण जो होता है वो संयोजी ऊतक की फ्लैप से होता है। किससे होता है? थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब संयोजी ऊतक के पतले पल्लव से बनता है। तो जब भी कहे कि बताओ थायराइड ग्रंथि में कितने लोब, बोलोगे 2 लोब। कहां उपस्थित होती है? श्वास नली के दोनों तरफ उपस्थित होती है। दोनों लोब किसके द्वारा जुड़े होते हैं? स्टेमस के द्वारा जुड़े होते हैं। स्टेमस क्या किसी हार्मोन का स्रावण करता है? नहीं, वो एक ग्रंथिल भाग है, वो किसी भी हार्मोन का पदार्थ का स्रावण नहीं करता। उसका तो काम है दाएं लोब तथा बाएं लोब को आपस में जोड़ना। ये किस चीज से बनता है? ये संयोजी ऊतक की एक पतली सी परत, एक पतले से पल्लव से बनता है। चले भैया, हाँ कि ना? तो यही बात एनसीईआरटी ने लिखी। क्या लिखी है? कि थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है, और कितनी पालियों की? 2 पालियों से बनी होती है। कितने लोब थे? 2। एक तो राइट लोब तथा एक लेफ्ट लोब। दोनों पालियां संयोजी ऊतक की पतली पल्ली नुमा स्टेमस से जुड़ी होती है। ये तो बात हमने बोली कि दोनों की दोनों पालियां किससे जुड़ी होती है? एक पतली संयोजी ऊतक के पल्लव या पल्ली नुमा संरचना से जुड़ी होती है, जिसको बोलते हैं स्टेमस। और स्टेमस किसी भी हार्मोन का स्रावण नहीं करता, इसलिए स्टेमस कैसा भाग था? ग्रंथिल भाग था। चले अब आगे बात क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटिकाओं और भरण ऊतकों से बनी होती है। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होती है। इस पूरी की पूरी बात का क्या मतलब है देखिएगा बेटा। हमने ये थायराइड ग्रंथि था, इस थायराइड ग्रंथि का एक लोब निकाला और उस एक लोब को काट के और माइक्रोस्कोप में देखा कैसा दिखेगा। देखो
हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई थायराइड ग्रंथि का सेक्शन है। ये लीजिए, ये थायराइड ग्रंथि का सेक्शन है और थायराइड ग्रंथि जो है उस थायराइड ग्रंथि में कई सारे लोब उपस्थित है। ये लीजिए, हमने मान लिया कि मेरे पास ये थायराइड ग्रंथि में कितने लोब थे? 2 लोब थे। हमने बोला हर एक लोब जो होता है या थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके 2 भाग है। पहला भाग है उस थायराइड ग्रंथि में पाई जाने वाली पुटिकाएं। ये रहे, ये थायराइड ग्रंथि की पुटिकाएं। थायराइड ग्रंथि की ये जो पुटिकाएं, मैंने कहा ये पूरी की पूरी व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर जो है ये मेरे पास है थायराइड वेसाइकल। थायराइड ग्रंथि की पुटिका, थायराइड ग्रंथि की वेसाइकल। अब ये थायराइड ग्रंथि की ये जो पुटिका है ये वेसाइकल है। इस वेसाइकल की ये जो कोशिकाएं हैं ये रही, इसकी ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं को बोलते हैं पुटिका कोशिका, या इंग्लिश में मैं इनको बोलूं ये मेरे पास है फोलिक्यूलर सेल्स। पुटिका कोशिकाएं, फोलिक्यूलर सेल या इनको बोलते हैं पुटिका कोशिकाएं। इसने क्या बोला कि थायराइड वेसिकल, थायराइड जो ग्रंथि थी वो कितनी चीजों से मिलकर बनी है? 2। पहला तो थायराइड वेसाइकल एंड दूसरा जो भाग था उस दूसरे भाग को इन्होंने बोल दिया भरण ऊतक, दैट इज स्ट्रोमल टिश्यू। ये पूरा का पूरा बीच का भाग है, ये भरण ऊतक वाला भाग है। इस भरण ऊतक वाले भाग में ही पाई जाती है रक्तवाहिनियां। ये लीजिए, हमने बोला ये यहां पे उपस्थित है, ये मेरे पास है, ये अपने पास है ब्लड वेसल। ये मेरे पास है ब्लड वेसल, हाँ कि ना। अब हमने बोला ये मेरे पास है थायराइड वेसाइकल और थायराइड वेसाइकल के सेंट्रल पार्ट में ये गुहा है। ये जो सेंट्रल पार्ट में इसके गुहा है, इस गुहा के अंदर भरा हुआ ये जो पदार्थ है पीले रंग का, ये जो पीले रंग का भरा हुआ पदार्थ है, ये पीले रंग का भरा हुआ पदार्थ ही है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, हमने बोला था कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो अपनी पुटिकाओं के अंदर, थायराइड वेसाइकल्स के अंदर संग्रहण करती है किसका? थायरोक्सिन हार्मोन का। लेकिन किस रूप में? निष्क्रिय रूप में। तो ये मेरे पास किस रूप में है? ये मेरे पास है निष्क्रिय रूप में। चले भैया, हाँ कि ना। अब सवाल था सर क्या यहां पे फोलिकुलर कोशिकाओं के अलावा भी कोई कोशिकाएं पाई जाती है? हाँ जी, फोलिकुलर कोशिकाओं के अलावा भी कोशिकाएं पाई जाती है। वो कोशिकाएं जो होती है वो इन थायराइड वेसाइकल के परिधीय भाग में, या मैं कहूं स्ट्रोमा के अंदर पाई जाती है। ये लीजिए, ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं को ही अपन बोलते हैं बेटा पैरा फोलिकुलर सेल्स। इन कोशिकाओं को ही बोलते हैं पैरा फोलिकुलर सेल। तो कहने का मतलब कि कोशिकाएं कितने प्रकार की? पुटिकाओं का निर्माण करने वाली कोशिका फोलिकुलर सेल, स्ट्रोमा में पाए जाने वाली या पुटिकाओं के परिधीय भाग में पाई जाने वाली कोशिका पैरा फोलिकुलर कोशिका। पुटिकाओं के अंदर कौन सा हार्मोन भरा है? थायरोक्सिन। किस रूप में? निष्क्रिय रूप में। यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे की बात सुनिए।
बेटा हमको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है जिसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है किसके पास? ये आता है अपने पास फॉलिकुलर कोशिकाओं के पास, और इन फॉलिकुलर कोशिकाओं को करता है प्रेरित। क्या कहता है? ये कहता है कि तू थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कर। किसका स्रावण कर? थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कर। तो ये जो फॉलिकुलर कोशिकाएं थी, ये जो कोशिकाएं थी, ये क्या काम करेगी? ये करेगी थायरोक्सिन का संश्लेषण। संश्लेषण तथा स्रावण। हाँ कि ना? अब ये थायरोक्सिन हार्मोन जो था, इस थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण और स्रावण करेगी, और ये थायरोक्सिन हार्मोन ऐसा हार्मोन था जिसके निर्माण के लिए आयोडीन अति आवश्यक है। आयोडीन अति आवश्यक है किसके निर्माण के लिए? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए। तो हमने बोला यहां पे कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन अति आवश्यक है। आयोडीन क्या है? अति आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है इसके दो रूप है। थायरोक्सिन हार्मोन के कितने रूप? दो रूप। दूसरी बात, हमने क्या बोला कि थायरोक्सिन हार्मोन के दो रूप हैं। सवाल था कि सर दो रूप कौन से? इसका पहला रूप, पहले रूप को अपन बोलते हैं टेट्रा आयोडो थायरोनिन। टेट्रा आयोडो थायरोनिन मतलब टेट्रा का मतलब 4, जिसमें आयोडीन के कितने एटम है? 4। इसी को अपन बोल देते हैं बेटा T4। टेट्रा आयोडो थायरोनिन, इसको बोल देते हैं T4। एंड दूसरा जो रूप है, उस दूसरे रूप को अपन बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। दूसरा जो रूप है उसको बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। और ट्राई आयोडो थायरोनिन में कितने आयोडीन के एटम? 3, इसलिए इसको बोल देते हैं T3। इसको क्या बोल देते हैं? T3। ये मेरे पास टेट्रा आयोडो वाला T4, ट्राई आयोडो वाला T3। हाँ कि ना? चले, अब क्या सवाल था? अब बच्चे यहां पे जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है वो कितने रूप में बनता है? 2 में, टेट्रा आयोडो T4, ट्राई आयोडो T3। और 80% लगभग 80% जो बनता है वो तो बनता है T4, और लगभग 20% जो बनता है वो 20% बनता है, वो बनता है बेटा T3। 80% जो बनता है वो बनता है T4, और लगभग 20% जो बनता है वो बनता है T3। आपको बता दूं कि हम जो थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं वो सामान्यतः किसको बोलते हैं? T4 को। मैंने कहा इसे ही थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। कहा जाता है। अब सवाल था, सर आपने बताया ज्यादा मात्रा में लगभग 80% T4 बनता है, कम मात्रा में लगभग 20% T3 बनता है। तो अगर हमसे पूछे कि बताओ थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा है और इन दोनों में से एक आंसर देना है, तो क्या देंगे? T4। सामान्यतः T4 को ही हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। अगर हम दोनों की रिएक्टिविटी के बारे में बात करके चले, क्रियाशीलता के बारे में बात करके चले, देख लेते हैं। हम बात करते हैं इनकी
क्रियाशीलता के बारे में। तो ध्यान रखना कि अपने पास ये T3 जो है ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है, किसकी तुलना में? T4 की तुलना में। ध्यान रखना कि T3 जो है, इस T3 की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, किसकी तुलना में? T4 की तुलना में। जब T3 की क्रियाशीलता T4 की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो मतलब यही एक वजह थी जिसकी कारण T3 का निर्माण जो था वो कम हुआ, क्योंकि अगर ज्यादा T3 बनता तो ये ज्यादा क्रियाशील था, किसी दूसरी चीज से अभिक्रिया करने के चांस ज्यादा हो जाते। तो हमें ऐसा रूप बनाना था जो कम क्रियाशील हो, और वो कम क्रियाशील रहेगा तो उसका दूसरी जगह अभिक्रिया करने के चांस भी क्या हो गए? कम। मतलब जब भी लक्ष्य कोशिका में पहुंचेगा T4, तो लक्ष्य कोशिका में जाके ये T4 एक आयोडीन का त्याग कर देगा और किस में बदल जाएगा? T3 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बेटा? T3 में बदल जाएगा। हां कि ना? यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत है? चले, सवाल है सर, आपने कहा कि थायरोक्सिन हार्मोन जो था, उस थायरोक्सिन हार्मोन का अगर निर्माण करना है तो हमें आयोडीन चाहिए। वो आयोडीन आएगा कहां से? बेटा हम लोग भोजन में आयोडीन ग्रहण करते हैं, और वो भोजन का आयोडीन था, वो आयोडीन उपस्थित है कहां पे? रक्त में। आयोडीन कहां पे? रक्त में। तो रक्त से ही आयोडीन जो था, वो रक्त से ही आयोडीन जो था वो पहुंचता है कहां पे? फॉलिक्यूलर कोशिकाओं से घिरी हुई इस गुहा में, और वहां पे जाके ये T3 ये आयोडीन से अभिक्रिया करके ये ट्राई आयोडोथायरोनिन तथा टेट्रा आयोडोथायरोनिन का निर्माण करते हैं। चले, हाँ जी चलो। अगला सवाल, सर आप हमें बताइए ये पैराफोलिकुलर कोशिकाओं का क्या काम है? बेटा ये पैराफोलिकुलर कोशिकाएं जो होती है, ये पैराफोलिकुलर कोशिकाएं भी एक हार्मोन का स्रावन करती है, और उस हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये किसका कर रही है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं TCT, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन जो करती है, वो कौन सी कोशिकाएं करती है? पैराफोलिकुलर कोशिकाएं करती है, जो कि थायराइड ग्रंथि के स्ट्रोमल टिश्यू वाले भाग या थायराइड वेसिकल के परिधीय भाग में स्थित है। अब ये हार्मोन क्या काम करता है? ये रक्त में कैल्शियम आयन की मात्रा का नियंत्रण करता है। मैंने बोला ये क्या काम करता है? ये ब्लड कैल्शियम +2 लेवल का नियंत्रण करता है। ब्लड में कैल्शियम आयंस के लेवल का क्या करता है? नियंत्रण करता है। कैसे? बेटा ये हार्मोन ऐसा था जो ब्लड कैल्शियम में, हमने बोला ब्लड में कैल्शियम +2 का लेवल जो था वो लेवल करता है कम। ब्लड में कैल्शियम +2 का लेवल क्या करता है? कम। जब ये कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम करेगा, तो मैंने बोला ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटना, उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। तो ये क्या काम करेगा? ये अपने पास करेगा हाइपोकैल्सीमिया। जबकि ये अस्थियों में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। मैंने बोला इसका दूसरा काम क्या हुआ? इसने बोन कैल्शियम +2 लेवल जो होता है उसको करता है बेटा ये इंक्रीज। तो कहने का मतलब ये हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन क्या काम करता है? रक्त से ज्यादा कैल्शियम को किसके अंदर ले जाता है? हड्डियों के अंदर ले जाता है, जिससे रक्त में तो कैल्शियम का लेवल क्या होता है? कम, जबकि हड्डियों में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। रक्त में कैल्शियम का लेवल घटना, उसको ही अपन बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। अब एक और बात ध्यान रखना, हमने ये जो हार्मोन आपसे बताया है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ध्यान रखना इस
थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है वो पैराफोलिकुलर कोशिकाएं करती है, तथा इन पैराफोलिकुलर कोशिकाओं पर कभी भी टीएसएच हार्मोन आके कार्य नहीं करता। पहली बात। दूसरी बात, ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है इसमें आयोडीन जो होता है वो आयोडीन होता है एब्सेंट, मतलब इसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती। अब मेरी बात देखिएगा, एनसीईआरटी ने यही तो लाइन लिख रखी है यहां पे कि प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटिको को बोलते हैं थायराइड वेसाइकल तथा भरण ऊतक, जिसको मैंने कहा स्ट्रोमल टिश्यू से बनती है। यही तो बात मैंने बोली। दो भाग हो गए, एक तो थायराइड वेसाइकल, मैंने बोल दिया इसको थायराइड पुटिका, दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू भरण ऊतक से बनती है। आगे क्या लिखा? आगे इसने लिखा है कि प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होती है। देखिए, ये मेरे पास थायराइड वेसाइकल है और थायराइड वेसाइकल के मध्य में गुहा, जिसमें क्या भरा हुआ है, निष्क्रिय रूप में भरा हुआ है थायरोक्सिन हार्मोन, और उसकी चारों तरफ कौन सी कोशिकाएं हैं? पुटिका कोशिकाएं। तो यही तो कहा कि प्रत्येक थायराइड पुटिका में पुटक कोशिकाएं जो है वो एक गुहा को घेरे हुए रहती है, और उसी गुहा में निष्क्रिय रूप में थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है? संग्रहित। चले, मैंने आपके सामने बात कर ली है वो थायराइड ग्रंथि की स्थिति के बारे में, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में, थायरोक्सिन हार्मोन कैसे रिलीज हुआ, कहां रिलीज हुआ, कितने इसके रूप थे, किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी थी, तथा पैराफोलिकुलर कोशिकाओं ने कौन सा हार्मोन निकाला और उस हार्मोन का क्या कार्य था। ये बात मैं यहां तक आपसे कर चुका हूं। अब मैं चलूं आगे। अब बेटा अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास है वो है इस थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन था या कैल्सिटोनिन जो हार्मोन था उसका कार्य मैं बता चुका हूं। अब मुझे बताना है थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य, और इस बारे में हम बात करेंगे, वो बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। यहां तक का पोर्शन आप बहुत अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ना, ठीक है जी। जहां बात कनेक्ट ना हो वहां पे मुझसे पूछना। तो अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य के बारे में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।